गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के सामने आना हुआ कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मैं हमेशा की तरह कहना चाहूँगा मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और मेरा एम यूट्यूब के ज़रिए प्रोफेशन करना नहीं था। इसलिए अमूमन मैं नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस जो ग्राउंड एक्सपीरियंस है उस बेस पे फैक्ट्स पे बात करता रहा हूँ हमेशा। जो कुछ लोगों को मुझसे नाराज़गियाँ हो जाती हैं, बट जो जो चीज़ें मैंने बताई थी वो सारी चीज़ें आपके सामने आती गई। जिस मुद्दे की वजह से मैं जुड़ा था बच्चों के आवेदन पर, आग्रह पर, तो वो सब आप लोगों के सामने आ रहा है। और आज के दिन सच्चाई मत कहो किसी को, झूठे आश्वासन देते रहो तो लोग खुश हैं। तो आज हालत देख रहे हो आप, वो जो रिवाइज रिजल्ट की, उस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा। अभी मैं बात करूँगा कि एक बच्चे ने अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए पूछा था टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, टेक्निकल रेजिग्नेशन कोई बहुत बड़ा एक हवा नहीं है, एक डिफरेंस है नॉर्मल रेजिग्नेशन और टेक्निकल रेजिग्नेशन में। सबसे पहले मैं बता दूँ आप दोनों सबको, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि नॉर्मल रेजिग्नेशन में आप अपनी इच्छा से 1 महीने का नोटिस देकर या अपनी 1 महीने की सैलरी डिपॉजिट करके अपने रेगुलर पोजीशन को छोड़ सकते हो। ये सीधा सा फंडा है नॉर्मल रेजिग्नेशन में। सेंट्रल सिविल सर्विस रूल के अनुसार कोई प्रतिबंध नहीं है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर रेजिग्नेशन देने का, और कोई डिपार्टमेंट नहीं रोकेगा किसी भी कारण से। अब बात आती है, हाँ, नॉर्मल रेजिग्नेशन में आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, जबकि आप 1 महीना नोटिस सर्व करोगे डिपार्टमेंट के लिए कि आपके पास जो चार्जेस है वो हैंडओवर हो जाए, और अगर आप वो भी नहीं कर पाओगे 1 महीने का, आप पैसा जमा कर देते हो। यहाँ पे बात हो गई खत्म नॉर्मल रेजिग्नेशन। अब हम बात करेंगे टेक्निकल रेजिग्नेशन। टेक्निकल रेजिग्नेशन की कोई लिमिट सबसे पहले पूछी थी बच्चे ने, कोई लिमिट नहीं है। डिपेंड करता है आपका जो जब आपने अप्लाई किया था किसी पोस्ट के लिए, वो केस प्रॉपर थ्रू चैनल डिपार्टमेंट, जो यूजर डिपार्टमेंट है उसके हेड ऑफिस तक गया हो। कुछ स्पेशल केसेस में सीएस के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के केस में जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, चाहे वो हरियाणा स्टेट हो, राजस्थान हो या हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा, सभी के लिए लागू होता है। और कुछ डिपार्टमेंट्स का ये कहना होता है कि आप प्रोबेशन पीरियड को पूरा करने के बाद ही हम आपको एनओसी दे सकते हैं, क्योंकि रेजिग्नेशन टेक्निकल लेने के लिए आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी नई पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। तो लिमिट की बात वहाँ पे रुक जाती है कि जब आपने, मान लो ग्रुप डी का बंदा है, उसके 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 1 साल नौकरी हुई है, अब वो चाहे कि मैं ग्रुप सी में आ जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेशन पीरियड से पहले आपको एनओसी अगर दी है तो आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा। बट 6 महीने बाद आपको ग्रुप सी से और ग्रुप बी में पोस्ट मिल जाए, उस केस में सेम स्टेट में आपके केस को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो आपकी चॉइस नहीं है। आपकी वजह से टेक्निकल रेजिग्नेशन ये बोलता है कि किसी सरकार को, किसी डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल लॉस ना हो और आपके बेनिफिट्स भी सेफ हो जाए। टेक्निकल रेजिग्नेशन में आपकी जो पुरानी सीनियरिटी है, आपका पे फिक्सेशन है, वो कैरिंग फॉरवर्ड हो जाता है। मैं पीछे लिखने की कोशिश कर रहा था, बट इसमें आपको मिरर इमेज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में इतने हाईटेक एड्स नहीं है। इसमें ये बोल रहा हूँ मैं कि ये एक तो थ्रू प्रॉपर चैनल आपका एप्लीकेशन अगर जाता है तो टेक्निकल रेजिग्नेशन की कैटेगरी में आएगा। इसमें आपको ऑल बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के, सीनियरिटी के और पे फिक्सेशन आपके। और कुछ ऐसा खास टेक्निकल रेजिग्नेशन में नहीं है। और कुछ भी आपको अगर सर्विस रूल से रिलेटेड आगे किसी का आवश्यकता होती है तो ज़रूर मुझसे जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी बच्चों को, बाय।